राजा विचित्रसेन की पत्नी सुचित्रा विवाह के 8 वर्षों बाद मां बनी। उन्होंने 3 सुंदर लड़कियों को जन्म दिया था। महाराज ने परिलोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक हर जगह के राजा महाराजाओं को बुलाया था। उत्सव चल रहा था कि अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और तेज आवाज आई, विचित्रसेन, मैं कालिका हूं, कालिका जादूगरनी। कालिका, मुझे ना बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, तुझे अपनी इस भूल का दंड भुगतना ही होगा। जादूगरनी कालिका की बात सुनकर चारों तरफ दुख का माहौल छा गया और सभी ये देखकर हैरान रह गए कि अचानक तीनों खूबसूरत राजकुमारियां काजल से भी काली नजर आने लगी। महाराज, ये हमें कौन से जन्मों का फल मिल रहा है? हमारी बेटियां साधारण इंसानों से भी काली नजर आ रही हैं। जो होना था वो हो चुका महारानी, अब जो है हमें उसे स्वीकार करना होगा। छोटी छोटी काली राजकुमारियों को कोई भी प्यार न करता। काले शरीर में सफेद चमकती हुई आंखें उन्हें बदसूरत बना देते थे। हे भगवान, महारानी ने मुझे राजकुमारी के पुराने कपड़े दिए हैं, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी बेटी को कभी नहीं पहनाऊंगी। कहीं मेरी बेटी भी इनकी तरह काली ना हो जाए। कल राजकुमारियां मेरी बेटी के साथ खेल रही थीं, अब बेटी को कभी महल नहीं लाऊंगी। कहीं कालिका मेरी बेटी को भी राजकुमारियों जैसा ना बना दे। महाराज, हमारी बेटियां 5 साल की हो गई हैं। उनका कोई संगी साथी नहीं है। तीनों एक दूसरे के साथ ही समय बिताती हैं। आखिर इनके भविष्य का क्या होगा? महारानी, मैंने कभी किसी को अकारण दुख नहीं दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जो होगा अच्छा ही होगा। धीरे धीरे राजकुमारियां 15 साल की हो गईं। तीनों ही राजकुमारियां पढ़ाई में सदैव अव्वल आती और हर कला में माहिर होती जा रही थी। लेकिन उनकी चिंता में महाराज बीमार पड़ गए। पुरोहित जी, सारी प्रजा बड़ी दुखी है। राजा को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए? पास के गांव में चमत्कारी वैद्य रहता है। सुना है वैद्य की दी हुई जड़ी बूटी को खाते ही कोई भी ठीक हो जाता है। ये बात सुनकर मंत्री के मन में थोड़ी आशा जगी और उन्होंने सिपाहियों से कहा, जाओ और वैद्य को लेकर आओ। सैनिक वैद्य के पास पहुंच गए और बोले, वैद्य जी, आपको राजा ने बुलाया है। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। आप जल्द ही राजा को ठीक कर दीजिए। अब तो वैद्य जी को सीधे मौत नजर आने लगी, क्योंकि उसे चिकित्सा का कोई ज्ञान ही नहीं था। वो तो भोले भाले गांव वालों को मूर्ख बनाता रहता था और अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए वो सिपाहियों के साथ चल पड़ा। पहुंचकर मंत्री से बोला, सरकार, ये सच है कि मैं महाराज को ठीक कर सकता हूँ, किंतु मुझको सुमेरु पर्वत पर बने जादुई तालाब से पूर्णिमा को खिलने वाला स्वर्ण कमल चाहिए, किंतु स्वर्ण कमल को केवल कुंवारी कन्या ही ला सकती है। वैद्य ऐसा बोलकर मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो जानता था कि पूरे राज्य में ऐसी कन्या मिलना नामुमकिन है। तभी राजकुमारियां बोली, हमारे होते हुए पिताश्री के लिए किसी को कष्ट करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों खुद जाकर स्वर्ण कमल खिलाएंगे। वैद्य समझ गया कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि सुमेरु पर्वत पर कोई जादुई सरोवर है भी कि नहीं, या फिर उसमें कोई स्वर्ण कमल निकलता भी है या नहीं। अगली पूर्णिमा सुबह होते ही राजकुमारी अपनी तलवार लेकर सुमेरु पर्वत की तरफ निकल पड़ी। पिताजी, आप हमारे काले रंग के कारण इस तरह बीमार हो गए हैं। अब हम अपनी जान की बाजी लगाकर आपको ठीक करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बिना स्वर्ण कमल लिए वापस नहीं आएंगे। सुमेरु पर्वत जंगलों से घिरा हुआ पर्वत था, जिसमें हर तरह के भयानक जंगली जानवर, राक्षस और चुड़ैल जादूगरनियां आदि रहा करती थी। कुछ ही आगे पहुंचने पर राजकुमारी को एक भयंकर राक्षस मिला और काली राजकुमारियों को देखकर तुरंत ही उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी, मैं भी काला, तुम भी काली। मुझे तुम तीनों ही बहुत पसंद हो। मैं तुम तीनों में किसी एक से विवाह करना चाहता हूँ। क्यों न स्वर्ण कमल लेने के लिए इस राक्षस का उपयोग किया जाए। प्रिय राक्षस, हम तुमसे विवाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, किंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। हम यहाँ जादुई सरोवर से स्वर्ण कमल लेने के लिए आए हैं। यदि तुम स्वर्ण कमल लेने में मदद करोगे तो हम में से कोई एक तुमसे विवाह जरूर कर लेगा। राक्षस उन्हें एक बड़े ही सुंदर सरोवर, जिसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जिनमें से अद्भुत सुगंध आ रही थी, ले गया। देखो दीदी, सरोवर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ही खूबसूरत स्वर्ण कमल खिला हुआ है।
अब पिताजी जरूर ठीक हो जाएंगे। राक्षस ने शर्त के अनुसार सरोवर के बीचों बीच जाकर उस कमल को तोड़ा और उसे राजकुमारी के हाथों में दे दिया और प्यारी राजकुमारियों, स्वर्ण कमल को ले जाकर अपने पिता की सेहत को ठीक करो। मैं अगली पूर्णिमा को बारात लेकर विवाह के लिए राजमहल की तरफ आऊंगा। तुम अपने वादे से मुकरना नहीं, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता न करो राक्षस, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और महल की तरफ चल पड़ी। राजकुमारी स्वर्ण कमल लेकर पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, आपके लिए मैं स्वर्ण कमल ले आई हूँ। अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटियों का प्यार देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे। धीरे धीरे राजा की तबीयत भी ठीक होने लगी। उन्होंने वैद्य को भी क्षमा कर दिया। पूर्णिमा के दिन राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। मेरी राजकुमारियां बहुत बहादुर है, मैं उनका राज्याभिषेक करूंगा। पूर्णिमा का दिन आ गया। इधर राजकुमारी राक्षस को दिया हुआ वचन पूरी तरह से भूल चुकी थी, किंतु शाम होते ही राक्षस पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर राजमहल पहुंच गया। सिपाहियों, राजकुमारियों को खबर कर दो, मैं विवाह के लिए बारात ले आया हूँ। जब राजा को सारी बात पता चली तो राजा बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि वो अपनी किसी भी बेटी का विवाह किसी राक्षस से कैसे कर सकते हैं। और राक्षस को टालने के लिए उन्होंने कहा, सुनो राक्षस, तुम पहले हमारे राज्य के उपवन में एक सरोवर बनाओ जिसमें हर दिन स्वर्ण कमल खिले। अगर तुम ये काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। राक्षस शाही उपवन में सरोवर बनाने लगा। उसने कड़ी मेहनत की, महीनों गुजर गए और सरोवर तैयार हो गया। मैं राजकुमारी से सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने बिना जादुई शक्तियों के उपयोग के सरोवर बनाया है। इस सरोवर में स्वर्ण कमल लाने के लिए अब मुझे हिमालय में तपस्या करनी होगी। उसने कठिन तपस्या कर वर मांगा कि उनको ऐसे स्वर्ण कमल के बीज दे जो हर दिन खिले। फिर सरोवर में स्वर्ण कमल के बीजों को डाला। देखते ही देखते सरोवर में स्वर्ण कमल खिलने लगे। राक्षस का सच्चा प्यार देखकर महाराज ने बड़ी राजकुमारी की शादी राक्षस से कर दी और शादी करते ही चमत्कार हो गया। राक्षस तुरंत ही एक राजकुमार के रूप में बदल गया। सभी लोग बहुत खुश हुए। मैं एक जादूगरनी के श्राप की वजह से एक राक्षस का जीवन काट रहा था और यह श्राप तभी खत्म हो सकता था जब कोई राजकुमारी मुझे सच्चे दिल से प्रेम करके मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। महाराज, आप महान और बहुत ही दयालु और अपने विचार पर चलने वाले हैं। ये राक्षस मेरा बेटा अभिराम है। राजकुमारी ने इससे विवाह करके उसे श्राप मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं भी आपकी बेटियों को अपने श्राप से मुक्त करती हूँ। सभी राजकुमारियां फिर से गोरी हो गई। समय के साथ सभी का विवाह हुआ और सब खुशी खुशी रहने लगे। बिरयानी ले लो बिरयानी, इस दाम में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं मिलेगी। अरे भाग्यवान, गला क्यों फाड़ रही हो? तुम्हारा गला फाड़ने से थोड़ा ही ना ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। क्या करें, तो ऐसे ही बैठे रहें क्या हम? सारी बिरयानी बर्बाद जा रही है रोज। ऐसा ही रहा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब जो भगवान की इच्छा। यहाँ रमेश और गुड़िया बहुत दुखी हैं। दूसरी ओर पूनम और विजय जो कि मटका बनाते हैं, उनका भी बुरा हाल है। पूनम, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल लोग मटके क्यों नहीं खरीद रहे हैं? सब विदेशी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। इन सब में तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या है? मुझे तो मटके बनाने के अलावा कोई काम भी नहीं आता है। क्या करेंगे हम अब? मुझे तो ये चिंता सता रही है कि हमारी शीतल के भविष्य का क्या होगा। बिना पैसे के हम उसे बाहर भी नहीं भेज पाएंगे। दिन बीतने लगते हैं और विजय और रमेश दोनों के हालात बदतर होते जाते हैं। एक रोज शीतल को जोरों की भूख लगती है और वो पूनम के साथ लौट रही होती है। रास्ते में उन्हें रमेश की बिरयानी की दुकान दिखाई पड़ती है और शीतल कहती है, माँ, बहुत भूख लग रही है, बिरयानी दिला दो मुझे। बेटी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हम इतनी महंगी बिरयानी खरीद सके। माँ, इतने कम का तो है, और इससे कम में क्या मिलेगा? जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है उनके लिए तो ये महंगे ही हैं। ये सब रमेश सुन लेता है और शीतल को आवाज देता है, बेटिया, इधर आओ, खिलाता हूँ तुम्हें बिरयानी। शीतल भागती हुई बिरयानी की दुकान पर आ जाती है और बिरयानी पर टूट पड़ती है।
भैया मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बहन, मेरी बिरयानी कौन सी बिक ही रही है, कोई आता ही नहीं है। ऐसे भी ये बर्बाद हो जाएगी, कम से कम किसी का पेट भरने के काम तो आए। पूनम और रमेश एक दूसरे को अपनी दुकान की हालत बताते हैं। तभी शीतल कहती है, अंकल जी बिरयानी बहुत टेस्टी है, ऐसी बिरयानी मैंने अभी तक नहीं खाई है। माँ क्यों ना हम दोनों मिलकर धंधा करें, हमारे मटके नहीं बिक रहे और अंकल की बिरयानी, अगर हम मटके में बिरयानी बेचे तो कैसा रहेगा? मटका बिरयानी, क्या पता इसी तरह दोनों की बिक्री होने लगे। यहाँ कोई भी आदमी बिरयानी मटके में नहीं बेचता है, लोग नया लेना चाहते हैं। बिटिया बोल तो सही रही है, हम लोग ऐसा करके देख सकते हैं, दोनों परिवार अच्छे से चल पाएगा। पूनम घर जाकर विजय से बात करती है और इधर रमेश और गुड़िया भी विजय के साथ काम करने का मन बना लेते हैं। रमेश और विजय जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचा रहता है, उनसे रमेश की दुकान का मॉडिफिकेशन करवाते हैं। दुकान के बाहर एक बड़ा सा चूल्हे का भट्टा बिठाते हैं, कस्टमर्स के लिए बढ़िया चेयर लगवाते हैं। पूनम अपनी छोटी छोटी मटकी को सुंदर से सजाकर रमेश की दुकान पर भेज देती है। रमेश अपनी बिरयानी उस मटकी में डालकर रखता है। जैसा शीतल ने कहा था, ये तो बहुत अलग लग रहा है। देखो आने जाने वाले सब लोग देख रहे हैं, लगता है हमारा ये नुस्खा काम कर जाएगा। अब ये अपनी दुकान का नाम होगा मटकी वाली बिरयानी। वाह क्या नाम रखा है, मटकी वाली बिरयानी। मटके में बिरयानी देखकर आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर टिक जाती है। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। आज इतने दिनों के बाद ग्राहक नजर आ रहे हैं। गुड़िया बिरयानी बनाती है और रमेश और विजय मिलाकर ग्राहकों को परोसते हैं। एक ही दिन में वे अच्छी कमाई कर लेते हैं। दिन पर दिन कस्टमर्स की तादाद बढ़ती जाती है। अकेले मैं इतनी बिरयानी नहीं बना पाऊंगी। भाभी जी, पूनम है, वो आपकी मदद करेगी। भाभी को मटकी भी तो बनानी पड़ती है, कैसे वो ये कर पाएंगी? बड़ी मुश्किल से ये दिन नसीब हुआ है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। क्यों ना ऐसा करें कि रात को हम चारों मिलकर मटकी बनाते हैं और दिन में बिरयानी। कुछ दिनों की बात तो है, जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हम भी स्टाफ रख लेंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। अगले दिन से रात में विजय और पूनम मटकी बनाते हैं और रमेश और गुड़िया उनकी मदद करते हैं। दिन में रमेश और गुड़िया बिरयानी बनाते हैं और विजय और पूनम उन्हें मटके में ग्राहकों को परोसते हैं। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। विजय और रमेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। रमेश की मटके वाली बिरयानी के कारण आसपास के सभी रेस्टोरेंट का भट्टा बैठ जाता है। एक भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जाते। ये रमेश और विजय कल के आए हुए भूखे नंगे लोग बलवंत सिंह को टक्कर देने चले हैं। इन दोनों को मैं रास्ते से हटा दूंगा। बलवंत अपने स्टाफ वीनू को बुलाता है। रमेश और विजय की दुकान के बाहर कचरा फेंक दो, ताकि बदबू और गंदगी से कोई भी आदमी वहां ना जाए। वीनू वैसा ही करता है जैसा बलवंत ने कहा था, लेकिन इस सब में मटके वाली बिरयानी की दुकान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। रमेश और विजय कचरा खुद ही साफ कर लेते हैं। उधर बलवंत को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो आग बबूला हो जाता है और वीनू से कहता है, एक काम करो, कल रात इसके ढाबे पर आग लगा दो, फिर देखता हूँ मैं कि कैसे ये दोनों मटके वाली बिरयानी बनाते हैं। कान खोलकर सुन लो बेबीनू, बिना नतीजे के आए तो तुम्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। बीनू रात के अंधेरे में दबे पांव रमेश की दुकान पर जाकर आग लगा देता है और पूरी दुकान जल जाती है। सुबह जब रमेश और सुरेश ये सब देखते हैं, उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। दोनों अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? वापस उसी दलदल में आ गए हम। अब कैसे सब कुछ होगा? मेरी शीतल तो बाहर चली गई है, उसके खर्चे कैसे भेजूंगा? उधर बलवंत खुश हो जाता है और उसकी दुकान पर वापस से ग्राहकों की लाइन लग जाती है। इधर पूनम और गुड़िया आपस में बात करती हैं। इस तरह से हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? ये जगह तो ठीक करने में समय लग जाएगा, हमारी मटके की दुकान को नहीं। अभी मटके भी स्टॉक में बहुत बने हुए हैं। हम मटके की दुकान तो ढाबे में बदल सकते हैं और आज के आज ही अपनी मटके वाली बिरयानी बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, हम अपने दुश्मनों को इस तरह जीतने नहीं दे सकते हैं। पूनम मटके की दुकान को ठीक करने में लग जाती है और गुड़िया अपने घर से कढ़ाई बर्तन चूल्हा लाकर बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। शाम होने तक सब कुछ सेट हो जाता है।
रमेश और विजय रोड पर खड़े होकर ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाना शुरू कर देते हैं। मटके वाली बिरयानी ले लो। अब नई जगह पर फिर से खुल गया है आपका और हमारा मटके वाली बिरयानी। इतना सुनते ही लोग उनकी दुकान की ओर चले आते हैं और उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। इस बार तो ग्राहक और भी ज्यादा आने लगते हैं। रमेश और विजय आग वाली जगह को भी ठीक करवाने लगते हैं और वहां पर भी एक दुकान खोल देते हैं। इधर बलवंत रोड पर आ जाता है और रमेश को मारने के लिए उसकी दुकान पर चला जाता है। तुम दोनों के कारण मेरी ये हालत है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बलवंत रमेश और विजय पर हमला कर देता है। उधर पूनम पुलिस को इत्तला कर देती है। हाथापाई में रमेश को चाकू लग जाता है और पुलिस बलवंत को जेल में डाल देती है। कुछ दिनों में रमेश ठीक होकर वापस अपनी दुकान पर आ जाता है और बलवंत को उम्र कैद हो जाती है। इधर रमेश और विजय की मटके वाली बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उनके पास आकर खाने लगते हैं।